हेलो मेरे लवली और प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। जिन पर मेरे महादेव की कृपा हो उनका सब अच्छा ही होता है, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया। और हाँ, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए कि मैं आपके लिए एक प्यारी सी फीलिंग रिस्पेक्ट से भरपूर एक जीएल स्टोरी लेकर आई हूँ। लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता, इस स्टोरी में दिखाया गया है। लेकिन कुछ रूढ़वादी विचारधारा आज भी है। सो आई होप आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आएगी और मुझ पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो अपनी ये बकवास ना करके आपको सीधा स्टोरी पे ले चलते हैं। तो आइए, देर किस बात की, चलिए मेरे साथ स्टोरी के पास। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर किट्टू। इस स्टोरी का नाम है, गेस करिए क्या नाम हो सकता है। तो आपको परेशान न करते हुए हम ही बता देते हैं। स्टोरी का नाम है दिल कह न पाए। तो आइए, चलिए मेरे साथ सुनते हैं इस स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है भागलपुर कस्बे से। ये छोटा कस्बा था, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था। लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें आसानी से मिल जाया करती थी। भागलपुर में छोटे छोटे किले थे जो दिखने में बहुत ही सुंदर थे और भागलपुर की शोभा को दोगुना कर रहे थे। ये किले ठाकुरों के थे। यहाँ के लोग ठाकुरों का बड़ा आदर और सम्मान करते थे। ठाकुरों की कही हुई छोटी सी छोटी बात का बड़ा ही ध्यान रखते थे। भागलपुर के लोग ठाकुरों का इसलिए आदर करते थे क्योंकि ठाकुर भी भागलपुर के लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटते थे। इनमें से एक ठाकुर थे जिनका नाम चरण सिंह था। चरण सिंह का भागलपुर में राज चलता था। कस्बे के लोग ठाकुर चरण सिंह की कही हर बात का सम्मान करते थे और उन्हें अपना राजा मानते थे। चरण सिंह अपने नियम और कानून के पक्के थे, लेकिन गलत के सामने वो हमेशा खड़े रहते थे। ये तो हो गया उस जगह का थोड़ा सा इंट्रो जहाँ से ये कहानी शुरू होती है। अब हम चलते हैं अपने मेन कैरेक्टर की तरफ। सुबह का समय था। सूरज ने अंगड़ाई लेकर बस इस रूम पर दस्तक दी थी, जो कि रूम का नज़ारा देखने लायक था। विंडो से इस रूम पर जब सूरज की पहली किरण पड़ती थी तो मानो ये रूम चमक उठता था। रूम की दीवार पर बनी मूर्तियाँ चमक रही थी। रूम के हर कोने पर एक एक फ्लावर पॉट रखा था। उसमें अलग अलग रंग बिरंगे फूल लगे थे जो उस रूम के पूरे इन्वायरमेंट को महका रहे थे। गोल बेड था और इस बेड पर चारों तरफ से वाइट पर्दे लगे थे जो विंडो से आ रही हवा के झोंकों से इधर उधर हिल डुल रहे थे। और बेड पर लेटी उस लड़की के कानों में गुदगुदी करके मानो उसे जगा रहे हों कि उठ जा, सुबह हो गई है। थोड़ी ही देर में रूम के बाहर से पायल की खन खन की आवाज़ करते हुए कोई इस रूम की तरफ बढ़ रहा हो। हाथ में पूजा की थाली, फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान। माँ ने रूम में इंटर किया। सोती हुई उस लड़की को अपने हाथों से सिर पर आरती दी और बहुत सारी बलाएं ली, जैसे उसे कोई नज़र लगा रहा हो। माँ ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और बालों को सहलाते हुए बोली, बेटा अभिषा, उठ जा, सुबह हो गई है। देख तो सूरज भी अपनी आंखें खोल दी हैं। अभिषा ने बड़े प्यार से थोड़ी सी करवट ली और माँ की गोद में लेट गई। माँ ने बड़े ही प्यार से उसके बालों और चेहरे को सहलाने लगी और प्यारी सी किस अभिषा के फॉरहेड पर कर दी। माँ अभिषा को बहुत प्यार करती थी। माँ के लिए अभिषा उसके लिए सब थी। माँ के किस पर अभिषा ने अपनी आंखें खोली और सीधा माँ के उस ममता भरे चेहरे को निहारा और बोली, माँ, जिस दिन मैं आपका फेस न देखूं, उस दिन मेरी सुबह अधूरी है। अभिषा की आदत थी कि वह जब सुबह उठती थी तो सबसे पहले उस ममता भरे फेस को देखकर ही उठती थी। और वैसे ही माँ जब तक अपनी बेटी का सुबह सुबह फेस देख न ले तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। और फिर माँ तो माँ होती है, उसके अंदर पूरी दुनिया समाई है जो प्रेम का पूरा समंदर है। अभिषा ने माँ से बोला, गुड मॉर्निंग दुनिया की सबसे खूबसूरत प्यारी सी मैया। माँ ने भी अभिषा के गाल को प्यार से सहलाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा।
माँ ने बोला, कितने दिनों के बाद मेरी बेटी सुकून से सोई है। अविशा ने कहा, माँ आप फिर वही पुरानी बात लेकर परेशान हो गई। माँ ने कहा, क्यों ना हूँ परेशान, मेरी बेटी ने इतने तप, संघर्ष और कष्ट जो सहे हैं। अविशा ने कहा, माँ अब आप क्यों परेशान होती हैं, अब तो सब ठीक हो गया है और जो भी कष्ट थे वो तो आपकी बेटी के दूर हो गए हैं। माँ ने कहा, ये सब जो हुआ है वो सब मेरी ही वजह से हुआ है। जैसे ही माँ के ये शब्द निकले, अविशा ने तुरंत ही अपने हाथ माँ के होठों पर रख दिया और बोली, माँ आज ऐसा आपने कहा है, लेकिन आज के बाद आप ऐसा दोबारा नहीं कहेंगी। आपको तो ये पता ही है कि मैं आपको यूँ परेशान होता नहीं देख सकती और आपके आँखों में आंसू तो बिल्कुल भी नहीं। अविशा की इस बात से माँ के आँखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, मैंने अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे जो महादेव ने मुझे मेरी गोदी में तुझे दिया है। तूने एक बेटी और बेटा दोनों के फर्ज को बखूबी निभाया है। पता नहीं क्यों लोगों को एक बेटे की प्यास होती है। पता नहीं क्यों लोगों को ये समझ नहीं आता कि बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं हो। जो काम बेटा नहीं कर पाया उसे मेरी बेटी ने करके दिखाया है। घर से लेकर बाहर तक सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर ली हैं। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी बेटी नहीं मेरे बेटा हुआ है। मेरी अविशा ने मेरे लिए वो किया है जो एक बेटा क्या ही करता। ऐसा कहकर माँ ने अपनी अविशा को अपने बाहों में भर लिया। अविशा भी माँ की उन ममता भरी बाहों में खो गई। माँ की बाहों से थोड़ा दूर हुई और माँ के उन बहते हुए आंसू को पोंछा। अविशा ने कहा, माँ फिर से आँख में आंसू। आपको पता है ना कि मैं आपके आंसू को देख नहीं सकती। मैं सबको बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ की आंखों में ये कीमती आंसू नहीं। माँ थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर से अविशा के माथे को चूम लिया। माँ मुस्कुरा कर बोली, जो हुक्म मेरे बेटे का। इस बात पर दोनों हंसने लगे। माँ ने बोला, अच्छा बहुत हो गया ये इमोशनल सीन, अब आ जा नीचे फ्रेश होकर। तेरे पिताजी के आने का समय हो गया है और तुझे तो पता ही है उनके बारे में। अविशा ने कहा, जी माँ आप चलिए, मैं बस 5 मिनट में फ्रेश होके आती हूँ। माँ ने अविशा के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरा और रूम से बाहर चली गई। अविशा बेड पर बैठी माँ को जाते हुए देख रही थी और उसकी आंख से एक आंसू नीचे गिर जाता है। अविशा अपने गुजरे हुए दिनों को याद कर रही थी और यहाँ सीन फ्लैशबैक में जाता है और 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक हवेली दिखाई जाती है जहाँ पर नौकर चाकर, हाथी घोड़े, हीरा मोती, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस उन्हें कमी थी तो एक कि 3-4 पीढ़ियों से उस हवेली में लड़का नहीं हुआ था। सीन एक रूम का दिखाते हैं जहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को लिए बैठी थी। बच्चा दिखने में बहुत ही सुंदर था। आंखें तिरछी थी, आईब्रो थोड़ा छोटी छोटी थी, लिप्स भी छोटे छोटे थे और कलर फेयर था। उस खूबसूरत बच्चे को गोदी में लिए कुछ सोच रही थी जिसका जन्म बस अभी 5 मिनट पहले ही हुआ था। इस रूम पर ठाकुर साहब दस्तक देते हैं जो कि अपनी आंखों में ना जाने कितनी ख्वाहिशें लिए उस माँ के पास चले आ रहे थे। ठाकुर साहब ने उस बच्चे की माँ की तरफ देखते हुए सबसे पहले बस यही क्वेश्चन किया, लड़का हुआ है ना? जो औरत यहाँ बैठी थी वो ठाकुर साहब की बीबी थी। माँ भी जवाब देती है, जी। अपनी बीबी के मुख से इन शब्दों को सुनकर ठाकुर साहब मानो फूले न समाते हों। तुरंत ही नौकरों को बुलाया और अपने गले से हीरे मोती की मालाएं उन्हें देने लगे और नौकरों को आदेश दिया कि सारी हवेली को सजा दिया जाए। ठाकुर साहब अपनी बीवी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए और उस रूम से बाहर चले गए। ठाकुर साहब की बीवी उस बच्चे को अपनी चिंता भरी निगाहों को निहारने लगी
और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़का नहीं लड़की हुई है। लेकिन ठाकुर साहब की बीवी ने इस बात को गोपनीय ही रखना समझा और उस बच्चे को लड़की ना समझकर लड़का वो खुद भी समझने लगी, जबकि उन्हें पता था कि उन्हें लड़की ही हुई है। लेकिन ठाकुर साहब की आंखों में इतनी ख्वाहिशें, खुशी और उमंग को देखकर वो उन्हें कुछ सच बता ही नहीं पाई। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। माँ ने इस लड़की को लड़के की तरह रहना सिखाने लगी। लड़की भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, जिसे ठाकुर साहब अपना बेटा समझते थे। ठाकुर साहब ने अपने सारे काम अपने बेटे को सौंपने लगे थे, जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा। ठाकुर साहब बहुत खुश थे अपने सारे कामों को अपने बेटे को देते हुए। इस लड़की ने भी लड़के की तरह ही ठाकुर साहब के सारे कामों को देखती थी। घर से लेकर बाहर तक सारे काम वो खुद देखने लगी थी और धीरे धीरे ठाकुर साहब को उनके काम में हाथ बटाने लगी थी। धीरे धीरे लड़की बड़ी हुई और घर से लेकर बाहर तक सारी जिम्मेदारियां इसके सिर पे आ गईं। एक माँ की जिम्मेदारी, एक बहन की जिम्मेदारी और एक पिता की जिम्मेदारी ये बाखूबी निभा रही थी। अविसा जब 20 साल की हुई तो माँ ने सोचा कि इस बात को ज़्यादा दिन तक छुपाना ठीक नहीं है और उन्होंने ठाकुर साहब को सारा सच बता दिया कि जिसे उन्हें वो लड़का समझ रहे हैं वो लड़का नहीं, एक लड़की है। अपनी बीवी की इन बातों को सुनकर मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कुछ दिनों तक वो अपनी बीवी और अपनी बेटी दोनों से नाराज रहने लगे। लेकिन जब समय बदलता चला गया तब उन्होंने इस बात पर गौर किया कि घर से लेकर बाहर तक सारी जिम्मेदारियां उसकी लड़की बाखूबी निभा रही है, एक लड़के की तरह। लड़का भी इतना क्या करता जितना वो कर रही थी। इन्हीं चीज़ों को देखकर ठाकुर साहब भी धीरे धीरे समझ गए थे कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन वो अविसा और उसकी माँ से गुस्सा अब भी थे। वो गुस्सा इसलिए थे कि उन्हें ये बात बताई क्यों नहीं गई, छुपाया क्यों गया। अब सीन प्रेजेंट का दिखाते हैं, जिसमें अविसा बेड पर बैठी यही सब बातें सोच रही थी। तभी उसके कान में एक आवाज़ आती है, अभी जल्दी आओ ना, आपका बाहर सब वेट कर रहे हैं और पिताजी भी आने वाले हैं। अभी भी मुस्कुराई और बोली, आ रही हूँ तू चल। यह अभी कहने वाली और कोई नहीं, उसकी छोटी बहन लवी थी। लवी जो अविसा की बहुत दुलारी थी और छोटी थी। लवी अविसा को इसलिए अभी बुलाती थी क्योंकि अभी ने घर से लेकर बाहर तक सारी जिम्मेदारियां एक लड़के की तरह संभाली थी और लवी को जैसे एक भाई अपनी बहन को प्रोटेक्ट करके रखता है वैसे अभी रखती। इसलिए लवी अभी को अपना भाई ही मानती थी। अब आओ अभी की भी पर्सनालिटी पर थोड़ा नज़र डालते हैं। अभी अच्छी खासी हाइट रखती थी, बॉडी भी अच्छी खासी थी क्योंकि वह जिम ज्वाइन करती थी। अभी अभी 25 ईयर की है और उसका कलर फेयर है। आँखें तिरछी हैं और आँखों का कलर ब्राउनिश है। अभी फॉर्मल ड्रेस पहनना ही पसंद करती है। बाल उसके कान के नीचे और नेक तक ही थे, जो फेस को और अट्रैक्टिव बना रहे थे। अभी की अच्छी खासी पर्सनालिटी थी, जो कि दिखने में बहुत ही हैंडसम लगती थी। जो कोई भी लड़की उसे देख ले वो उसकी तरफ खींची चली जाती थी। अविसा बेड से उठती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम के कॉर्नर में सिगरेट का पैकेट रखा था। अभी उसमें से एक सिगरेट को निकालती है और उसे जलाकर उसका कस लेते हुए सिगरेट के धुएं को हवा में उड़ा देती है। वो सिगरेट इसलिए अपने वॉशरूम में रखती थी ताकि किसी को पता ना चले कि वो स्मोकिंग करती है, खासकर उसकी बहन और उसकी माँ को, क्योंकि अभी अपनी बहन और अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। अभी स्मोकिंग क्यों करती थी
उसका एक ही रीज़न था, अभी को एंजाइटी और डिप्रेशन था, जिस वजह से अभी स्मोकिंग करती थी। अभी को जब भी कभी एंजाइटी या डिप्रेशन फील होता था, वो स्मोकिंग करने लगती थी। स्मोकिंग करने से उसकी कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, मतलब एंजाइटी या डिप्रेशन थोड़ा कम हो जाता। और एंजाइटी या डिप्रेशन की क्या वजह थी, ये तो हम जानेंगे आगे स्टोरी में। अभी वेल एजुकेटेड थी, उसे हर फील्ड में अच्छा खासा अनुभव और ज्ञान दोनों चीज़ें थी। अभी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ अपने पिताजी के सारे कामों को संभाल लिया था। हॉस्पिटल, फार्म और फैक्ट्री और कस्बे के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कामों को वो खुद ही संभालती थी। इस सीन को अब हम यहीं छोड़ते हैं और हम चलते हैं अपने दूसरे मेन कैरेक्टर की तरफ। नाम अनन्या बत्सल, जो कि 23 एज की है। अनन्या दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, लॉन्ग हेयर, फिगर बिल्कुल स्लिम, आईब्रो बड़ी और तिरछी, जो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। अनन्या को सूट कैरी करना पसंद था, मतलब वो सूट पहनना ही पसंद करती थी। अनन्या इतनी अट्रैक्टिव थी कि उसकी तरफ कोई भी आसानी से खुद ब खुद खींचा चला जाता था। अनन्या डाइनिंग टेबल पर बैठी ब्रेकफास्ट करते हुए अपने भैया से कह रही थी, भैया आप क्यों टेंशन लेते हैं, मैं आराम से ही जाती हूँ। भैया ने कहा, हाँ पता है कैसे तू आराम से जाती है, तू कल ही किसी के साथ अपनी स्कूटी ठोंक के आई है, तू क्यों नहीं समझती। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि स्कूटी ध्यान से चलाया कर, देख के चलाया कर और अपना ध्यान रखा कर। और एक तू है कि मेरी सुनती ही नहीं है, मेरी किसी भी बात का तुझ पे असर ही नहीं होता है। अब कल का ही देख ले, किसी से लड़ाई करके आई है तू। तुझे पता है ना, मम्मी पापा के बाद एक तू ही है जिसे मैं खोना नहीं चाहता। अनन्या जल्दी से बोलती है, भैया मैं अपना ध्यान खूब रखती हूँ, पता नहीं आपको ही क्यों नहीं दिखता है। और रही बात स्कूटी ठोकने की, मैंने नहीं ठोकी थी, उसने सामने से आकर मेरी ही स्कूटी ठोक दी थी और फिर गलती उसकी थी और ऊपर से वही मुझे भाषण देने लगा। अब बताओ भैया, क्या मैं चुप रहती। और मम्मी पापा ने मुझे निडर रहना सिखाया है, जो गलत हो उसके मुंह पर बोलना सिखाया है, चुप रहना नहीं। उसके भैया बोलते हैं, तू नहीं सुधरने वाली। अनन्या अपने टॉपिक को ब्रेक करते हुए अपने भैया को छेड़ते हुए कुछ बोलती है, वैसे भैया आपकी आवाज़ भाभी के सामने क्यों नहीं खुलती है, भाभी से डरते हैं क्या आप। अनन्या के भैया झट से बोलते हैं, नहीं मैं तो नहीं डरता, बस तेरी भाभी की रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी समीर के पीछे से आवाज़ आती, हाँ हाँ पता है कितनी रिस्पेक्ट करते हो। समीर अनन्या के भाई का नाम था। कल ही मैंने घर का कुछ सामान लाने को बोला था, आज भी नहीं आया है। अनन्या की भाभी अनन्या के भैया की तरफ देखते हुए बोलती हैं। समीर अनन्या की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि तूने बताया ही नहीं कि मेरे पीछे तेरी भाभी खड़ी हैं। इस बात पर अनन्या हंसने लगती है और बोलती है कि मैं क्यों बताऊं, आप तो डरते नहीं हैं ना भाभी से। अनन्या की भाभी भी अनन्या की तरफ चिंता जताते हुए बोलती है, वैसे ऐनी तेरे भैया ठीक कह रहे हैं, तू जगह जगह क्यों लड़ती है, यूं जगह जगह लड़ना ठीक नहीं है। तू ऐसा करती है तो मुझे और तेरे भैया को तेरी चिंता रहती। अपनी भाभी की इस चिंता भरी बात को देखते हुए अनन्या अपनी भाभी को कस के गले से लगाती है और बोलती है, ओके बाबा, मैं आगे से अपना ध्यान रखूंगी। समीर और अनुपमा एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। हाँ, अनुपमा, जो कि अनन्या की भाभी का नाम था। यूं ही ब्रेकफास्ट करते हुए समीर पूछता है, और बता तेरे हॉस्पिटल का कैसा काम चल रहा है। अनन्या भी रिप्लाई देती है, ठीक चल रहा है भैया, अभी कल परसों ही तो इस नई जगह पर हम लोग शिफ्ट हुए हैं,
ज़्यादा तो जानकारी नहीं है हॉस्पिटल और अपने पेशेंट के बारे में, बिकॉज़ 2 दिन में पता नहीं चलता। उसके भैया भी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ तो जान ले। और मुझे पता है कि मेरी एनी जो भी काम करती है वो बड़ी शिद्दत से करती है। और फिर डॉक्टर बनना तो तेरा सपना था। इस काम में लापरवाही तो कतई नहीं हो सकती मेरी एनी से। एनी भी थोड़ा सा मुस्कुराई और अपने भैया की तरफ हाँ का इशारा किया। नाम तो अनन्या था, लेकिन इसके भैया और भाभी इसे प्यार से एनी बुलाते थे। अनन्या जब 10 साल की थी तभी उसके माँ और पापा का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। जब उसके माँ और पापा का एक्सीडेंट होता है तो समीर 17 साल का था। समीर को भी दुनियादारी के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। जहाँ पर अनन्या के माँ पापा का कार एक्सीडेंट होता है वहाँ सिर्फ एक ही हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल में कोई अच्छे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे एनी के माँ पापा को बचा सकें। भाई बहन यूं ही उस हॉस्पिटल में डॉक्टर की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिलता है जो उसके माँ पापा को बचा सके, क्योंकि इस एरिया में हॉस्पिटल ये छोटा था और उसी हिसाब से डॉक्टर भी इतने अच्छे खासे नहीं थे। और एनी के माँ पापा को बचाने के लिए एक बहुत बड़े डॉक्टर टीम की ज़रूरत थी, जो कि वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। इसलिए एनी बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी। एनी ने डॉक्टर की पढ़ाई की और अब वह एक MBBS डॉक्टर है। बचपन से लेकर अब तक एनी को उसके भैया और भाभी ने ही उसे संभाला था। आपको यह हम बता दें कि एनी के भाई समीर को कोई संतान नहीं थी और डॉक्टर ने भी साफ साफ मना कर दिया था कि एक्स फर्टिलिटी में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उन्हें संतान की खुशी नहीं मिलेगी। एनी के भैया और भाभी को इस दुख का कोई ज़्यादा एहसास नहीं होता है, क्योंकि एनी उसके पास थी और समीर और उसकी पत्नी यानी कि अनुपमा एनी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। इसलिए समीर और अनुपमा को एक माँ बाप की तरह ही उसकी चिंता रहती थी। ऐसे ही बातें करते करते ये तीनों अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। एनी भी अब डाइनिंग टेबल से उठती है और हैंड वॉश करती है और अपने भैया और भाभी को बाय बोलकर क्लिनिक जाने लगती है। तभी उसके पीछे से उसकी भाभी रोकते हुए बोलती हैं, एनी सुन। एनी भी बोलती है, हाँ भाभी बोल बताइए। अनुपमा बोलती है कि ये ले अपना लंच तो लेके जा। एनी अपनी भाभी की इस बात पर बोलती है, भाभी वहाँ क्लिनिक में कैंटीन है, मैं वहीं से खा लूँगी। एनी की इस बात को काटते हुए उसकी भाभी बोलती है, नहीं मुझे पता है तू काम में बिजी हो जाएगी और लंच करना भूल ही जाएगी, वैसे भी कैंटीन का खाना हेल्दी नहीं होता। एनी भी अपनी भाभी के हाथ से लंच बॉक्स लेती है और अपने भैया और भाभी को बाय बोलकर अपनी स्कूटी से क्लिनिक के लिए निकल जाती है। एनी के जाने के बाद समीर अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी यानी कि अनुपमा को थैंक्स बोलता है। अनुपमा भी रिप्लाई में बोलती है कि ये किस लिए। समीर बोलता है, माँ पापा के गुजर जाने के बाद मेरी अनन्या को संभालने के लिए और उसका इतना ध्यान रखने के लिए और उसे माँ पापा की कमी का एहसास न होने देने के लिए। अनुपमा थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, वह मेरी भी बेटी है। समीर इशारे में ही मुस्कुराकर हाँ बोलता है और अनुपमा को गले से लगा लेता है। अनन्या अपने क्लिनिक जा रही थी, तभी उसे रास्ते में कॉल आता है। अनन्या अपनी स्कूटी रोड के साइड में रोकती है और कॉल पिक करती है। उधर से आवाज़ आती है, कहाँ है तू? एनी भी रिप्लाई देती है, कहाँ क्या, और कहाँ जाऊंगी, क्लिनिक जा रही हूँ। ये कॉल और किसी की नहीं, अनन्या की फ्रेंड प्रियल की थी। प्रियल जो कि अनन्या की बचपन की दोस्त थी। फ़ोन से आवाज़ आती है, यार तू मेरे घर आ जा, मुझे भी पिक कर लेना। एनी कहती है, क्यों,
तेरा उड़न खटोला कहाँ गया जो मैं तुझे पिक कर लूँ? प्रियल भी उधर से कहती, ये उड़न खटोला क्या लगा रखा, वो मेरी कार है तो उसे कार ही तू बोल। एनी भी रिप्लाई देती है और बोलती है, तेरे लिए वो कार है लेकिन मेरे लिए वो पिंजरे से कम नहीं। प्रियल भी रिप्लाई देती है, हाँ पता है मेरी माँ, तुझे कार नहीं पसंद है। मुझे पता है तुझे खुले आसमान में रहना, नेचर को फील करना और सिंपल लाइफ वगैरह 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 पसंद है। एनी भी आवाज़ को ब्रेक करते हुए बोलती है, बस कर, तू कितना बोलती है। अच्छा तू वहीं रुक, मैं आती हूँ। प्रियल भी हाँ बोलती है और कहती है, जल्दी आ, मैं वेट कर रही हूँ। एनी भी कहती है, हाँ आ रही हूँ, तू वेट कर। एनी कॉल कट करती है और अपनी स्कूटी को स्टार्ट करके उसे स्पीड देकर प्रियल के घर निकल जाती है। एनी और प्रियल बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। इन दोनों की फ्रेंडशिप ऐसी थी मानो टॉम और जेरी। ये एक दूसरे की हर बात पर टॉम और जेरी की तरह लड़ते थे, लेकिन जब दोनों में से किसी पर भी थोड़ी सी मुसीबत आए तो ये दोनों एक दूसरे की ढाल बन के खड़े हो जाते थे। ये आपस में चाहे जितना लड़ते थे लेकिन कोई तीसरा बंदा इन्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं रखता था। ये दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अब सीन इधर शिफ्ट होता है अवी के घर, जहाँ एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल दिखाई जाती है, जिसको तरह तरह के व्यंजन से सजाने के लिए सर्वेंट इधर उधर दौड़ रहे थे, क्योंकि ठाकुर साहब यानी कि चरण सिंह के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। अवी के घर उसके पिताजी, माँ, बहन, दादी, ताऊ ताई और ताऊ के 2 लड़के लकी और मानो। लकी 27 ईयर का था और वहीं मानो केवल 6 साल का। अभी के ताऊ ताई कोई उसके सगे नहीं थे, लेकिन अभी के पिताजी और अभी उन्हें अपने सगे से भी बढ़कर मानते थे। अब अभी के ताऊ और लकी दोनों ही अभी से बहुत जलते थे। अभी और ठाकुर चरण सिंह से लकी और ताऊ दोनों खुश नहीं रहते थे। ना खुशी का कारण चरण सिंह की अथाह दौलत थी, जिसको अभी ने एक बेटे की तरह संभाली थी। चरण सिंह की इस अथाह दौलत को लकी और ताऊ दोनों अपने कब्जे में करना चाहते। डाइनिंग टेबल पर चांदी की थाली और कटोरी में खाना सजा दिया गया था। नौकरों ने चरण सिंह के आने से पहले खाने को अच्छी तरीके से टेबल पर सजा दिया था। इस टेबल पर ना जाने कितने प्रकार के व्यंजन, फल, मेवा, जूस, दही, दूध और पता नहीं कितने प्रकार का खाना सजा था। कुछ नौकर टेबल के चारों तरफ खड़े थे और 2 सर्वेंट टेबल की मेन चेयर के दोनों तरफ, जिस पर ठाकुर साहब यानी कि चरण सिंह बैठते थे। सभी इस टेबल पर बैठे ठाकुर साहब का वेट कर रहे थे। अभी भी मानो की चेयर के पास बैठी उससे बातें कर रही थी। मानो घर के सदस्य में से सबसे छोटा था, इसलिए उसे सब बहुत प्यार करते थे। सभी का इंतजार खत्म करते हुए ठाकुर साहब यानी कि चरण सिंह की एंट्री होती है और वह उस डाइनिंग टेबल के पास मेन वाली कुर्सी पर बैठ जाते और बैठते ही सभी से डाइनिंग टेबल पर बैठने का इशारा कर। ठाकुर साहब की अच्छी खासी हाइट थी, फेस पर बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी, बॉडी पर कुर्ता और पैजामा था। मतलब पिताजी की पर्सनालिटी ऐसी थी जिसे देखकर अच्छे खासे डरते इसलिए थे सब क्योंकि पिताजी के नियम और कानून थोड़ा सख्त थे। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही पिताजी सबसे पहले उस खाने की थाली के आगे हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करते हैं। फिर रोटी का एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में रखते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी सदस्यों की तरफ देखकर खाने का इशारा करते हैं। सभी अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ठाकुर साहब को घर में सभी पिताजी के नाम से पुकारते थे। यहाँ इस घर का नियम था कि जब तक पिताजी एक निवाला खा नहीं लेते थे तब तक कोई
भी खाना नहीं खाता था। मतलब जब पिताजी रोटी का एक निवाला ग्रहण करते थे तभी घर के दूसरे सदस्य भी खाना शुरू करते थे। खाना खा रहे सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए लवी बोलती है, अभी ब्रो मुझे कुछ पैसों की नीड है। वो कॉलेज में थीसिस का काम चल रहा ना, इसलिए। अभी के बोलने से पहले ही पिताजी बोलते, क्यों, कॉलेज की फ़ी तो अभी ही फिलअप की थी अभी ने, फिर ये थीसिस के काम में कौन से पैसे लगने लगे। पिताजी थोड़ा सख्त थे क्योंकि वो सोचते थे कि बच्चों को अगर ज़्यादा छूट दे दी जाए तो बच्चे बिगड़ जाते। पिता की इस बात पर लवी अपना मुंह बनाकर बैठ जाती है। हाँ, वो अलग बात थी कि अभी घर से लेकर ऑफिस तक सारे काम करती थी, लेकिन पिताजी जानते थे कि लवी अभी छोटी है और उसे दुनियादारी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए पिताजी लवी को अपने नज़रों के सामने ही रखते थे और उससे थोड़ा सख्त ही पेश आते थे। लवी को मुंह बनाता देख अभी आंखों ही आंखों में लवी की ओर इशारा करती है, जिससे लवी के फेस पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। पिताजी अभी की ओर देखकर उससे बोलते हैं कि आज वो हॉस्पिटल चली जाए और उसमें जो पेशेंट को अब सुविधा हो रही है उसे देख ले, और हॉस्पिटल के पीछे जो बिल्डिंग बन रही है उसका काम भी वो देख ले। अभी रिप्लाई देती है, जी पिताजी मैं देख लूँगी। वैसे तो ये हॉस्पिटल भागलपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जी हाँ, इस हॉस्पिटल का नाम ठाकुर चरण सिंह हॉस्पिटल है, जिसमें लाचार और गरीब परिवार का इलाज फ्री में होता है। पिताजी ने हॉस्पिटल के पीछे एक बिल्डिंग का काम चालू कर रखा था, जिसमें पेशेंट को रोकने की व्यवस्था की जा रही थी। हॉस्पिटल और बिल्डिंग का काम पिताजी को अभी को सौंपते देख लकी और ताऊ थोड़ा गुस्सा होते हैं और अपनी मुट्ठी तेजी से बंद करते हैं, लेकिन ये दोनों सबके सामने नॉर्मल बिहेव करते हैं। पिताजी की बातों में सहमति जताते हुए हाँ हाँ करते। वो अलग बात थी कि ताऊ और उनका बेटा लकी दोनों ही अंदर से नाखुश थे। अभी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती है और पिताजी से हॉस्पिटल का काम देखने की आज्ञा लेती है। पिताजी भी कहते हैं, जा बिल्डिंग का काम ठीक से देखना, किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी भी अपने सिर को हाँ में हिलाती है और बोलती है कि आप चिंता मत करिए, सारा काम अच्छे से ही होगा। पिताजी भी अभी को जाने की आज्ञा देते हैं। अभी पिताजी के चरण स्पर्श करती है और माँ के भी। माँ अभी के सिर पर हाथ फेरती हैं और बोलती हैं, हमेशा खुश रहे मेरी बेटी। अभी लवी की ओर इशारा करते हुए पूछती है, तुझे आज कॉलेज नहीं जाना? लवी बोलती है, जाना है ना अभी ब्रो, बस मैं 2 मिनट में अपना बैग लेके आई। लवी अपने रूम में जाती है और अपना बैग लेकर नीचे आती है। ये दोनों कॉलेज के लिए जाने लगते हैं। तभी पिताजी इन दोनों को रोकते हुए बोलते हैं, अभी लवी को कॉलेज में अच्छे से ड्रॉप करना। अभी बोलती है, जी पिताजी। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं तक था। आगे की स्टोरी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। कैसे मिलेंगे इनके दिल, कैसे मिलेंगी इनकी राहें, क्या कह